नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नई शिक्षा नीति पे आधारित बीए के समाजशास्त्र से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेमेस्टर प्रणाली पे आधारित सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव एग्जाम आने वाले हैं। तो लगभग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में सिमिलरिटी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन और आंसर वीडियो को, यानी कि वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन और आंसर बताए हैं पूरे ध्यान से समझेंगे। यानी कुल मिला के वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आप लोगों को सही जानकारी पूरी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि आधी आधी जानकारी आपको मिलती है अगर आधी वीडियो देखते हैं, तो पूरी देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आएगी, ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम क्वेश्चन और आंसर बताएंगे और उसका प्रयास करेंगे समझाने का भी, जिससे आप लोग अच्छी तरह समझें और आप टॉप करें और अच्छे मार्क्स लाएँ, जिससे आप लोग, है ना, तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की इस वीडियो में कितने क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं। नई शिक्षा नीति पर आधारित ये सेमेस्टर प्रणाली के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये सभी यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसी के क्वेश्चन है, और अति लघु उत्तरीय बेस के सारे क्वेश्चन आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अति लघु उत्तरीय से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा कि सामाजिक प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लाइटली लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना कि सामाजिक प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। जो समाज में, ठीक है, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उससे आप लोगों को क्या जानकारी, उसके बारे में क्या जानकारी, उसके बारे में क्या समझते हैं। तो आंसर में है कि, यानी उत्तर में है लिखा कि व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयत्नों से अपने सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयत्नों से अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। इस कारण उसे दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। वह अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी आप सभी को मालूम है कि जो समाज में जो लोग रह रहे हैं, वो अपनी जो ज़रूरी, जो उनकी आवश्यकता है, जिस चीज़ के लिए उन्हें नीड है, जिस चीज़ की, ठीक है, वो उनकी पूर्ति करने के लिए, यानी कि उसको लेने के लिए या उसको खरीदने के लिए या फिर उसको, ठीक है, मैनेज करने के लिए असमर्थ हैं। यानी कि जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको लेने में या खरीदने में, ठीक है, या फिर जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति में असमर्थ हैं, यानी कि उसको कर नहीं पा रहे हैं। इस कारण से ही, यानी कि कर नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। तो खुद नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जैसे कि मैं कोई काम करूँ, ठीक है, मैं दुकान खोल दिया हूँ, ठीक है, मैंने दुकान खोल दिया है, उस दुकान से मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, उससे मुझे ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा। यानी कि जैसे कि मेरे घर पे खर्चे 200 रुपये की, तो मैं उस दुकान से सिर्फ 100 रुपये अर्न कर रहा हूँ, 100 रुपये कमाई कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, हम अपनी जो आवश्यकता है वो कहाँ पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि हम तो 100 ही रुपये कमा रहे हैं और हमारा जो खर्चा है वो 200 का है, क्योंकि फैमिली इतनी है। ठीक है, तो उसी में असमर्थ हैं और इसी कारण से दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है। तो जब आप 200 रुपये कमा नहीं पा रहे हैं, 200 खर्चा आप लोगों का, तो दूसरों पे आप लोगों को आश्रित रहना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों को पार्ट टाइम काम भी करना पड़ेगा, यानी कि दूसरों पर आश्रित, यानी दूसरों के अंडर में काम करना पड़ेगा, या फिर दूसरे के भरोसे रहना पड़ेगा कि शायद उनसे मैं ये काम मांगूँ तो उसके अगेंस्ट में मुझे पैसे दें। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ और अब आप अपनी भाषा में किस तरह समझ रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन और आंसर लिखे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और लिखा है कि वह अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, यानी कि दूसरों के साथ संपर्क, यानी कि नज़दीकियाँ, या फिर उनसे जुड़ते हैं और अपने विचार, यानी कि जो भी उनके मन में रहता है उसका आदान प्रदान करते हैं, यानी कि आपस में लोग, ठीक है, कोलैबोरेशन करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। ठीक है, और उनसे कुछ लेता है, और कुछ देता है, यानी कुछ उनसे लेते हैं और कुछ देते हैं। वही मतलब ना, उनसे काम लिया तो उनको दाम दिया। ठीक है, और उनको कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करता है और स्वयं भी उनसे प्रभावित होता है। इसी क्रिया को अंत क्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ उनसे कुछ लेता है और कुछ उनको देता है, उनके कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करता है, यानी कि उनके कम या अधिक मात्राओं से प्रभावित होता है, यानी कि प्रभावित, आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रभाव पड़ता है, और स्वयं भी उनसे प्रभावित होता है, यानी कि वो उनसे प्रभावित होते हैं, वो उनसे। इसी प्रक्रिया को अंत क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। और लिखा है कि एक व्यक्ति या समूह की दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ अंत क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति या समूह की, कोई व्यक्ति है या फिर कोई समूह है,
वो दूसरे व्यक्ति यानी कि दूसरा कोई दूसरे गांव में है, रख लीजिए एग्जाम्पल के, दूसरे गांव में है दूसरा व्यक्ति या फिर दूसरा समूह के साथ अंतक्रिया होती है। इसी अंतक्रिया की निरंतरता को सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि एक गांव है दूसरा गांव है, तो एक गांव के जो व्यक्ति हैं या फिर समूह है उस गांव का, वो दूसरे गांव के व्यक्ति या समूह के साथ अंतक्रिया होती है। ठीक है, इसी अंतक्रिया को निरंतरता को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान में आ गया आप लोगों को, यह प्रक्रिया कहा जाता है। लिखा उदाहरण के लिए यदि हो व्यक्ति परस्पर मिलते रहते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता पर सहायता करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं तथा उनकी अंतक्रिया में निरंतरता बनी रहती है, जो सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि जब किसी की एक दूसरे की आवश्यकता की सहायता करते हैं, यानी कि जब भी जैसे कि हमारे यहाँ कोई पार्टी है या फिर कोई फंक्शन है या फिर कोई कुछ भी चीज़ है, उसमें हमें किसी चीज़ की सहायता चाहिए, उसमें वो लोग यानी कि दूसरे गांव के लोग, समूह का लोग या फिर व्यक्ति लोग उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, या सहायता करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, यानी कि जो भी हो, ठीक है, सुख दुख, उनकी अंतक्रिया को निरंतर, यानी कि जो भी कभी हमको जरूरत पड़ी हमने आपको दे दिया, आपको जरूरत पड़ी हमने आपको दे दिया, तो ये निरंतरता बनी रहे, यानी कि लगातार ये चलता रहे। ठीक है, उसी को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं या उसी जो सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। हमारी लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज समझ लीजिएगा, और एक जो लैंग्वेज है मैंने आंसर बताया इस लैंग्वेज में। ध्यान आ गया पूरी तरह। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व बतलाइए। तो सामाजिक प्रक्रिया के जो मुख्य तत्व हैं वो आपको निम्नलिखित मिलेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। लिखा है कि सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। पहला नंबर है घटनाओं की स्थिति, दूसरा है फलप्रद घटनाएं, तीसरा है घटनाओं की निरंतरता, और 4 नंबर है संबंधित घटनाएं, और नेक्स्ट है इसमें घटनाओं की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो एक एक करके उसके बारे में भी समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहला है जो है घटनाओं की स्थिति। इसके बारे में लिखा है कि सामाजिक घटनाओं में घटनाएं क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से होती हैं। सभी घटनाएं एक सिलसिले के साथ जुड़ी रहती हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है फलप्रद घटनाएं। इन्हें लाभप्रद घटनाएं भी कहते हैं, यानी कि फलप्रद घटनाएं को लाभप्रद घटनाएं भी कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया घटनाओं के एक ऐसे क्रम का नाम है जिसमें एक प्रकार, ध्यान रखिएगा, जिसमें एक प्रकार का सिलसिला बराबर बना रहता है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष ऐसी घटनाएं हैं जो बार बार घटित होती हैं तथा यह सामाजिक प्रक्रिया का एक रूप है और सामाजिक जीवन में कभी न टूटने वाला एक क्रम है। ओके, नेक्स्ट है इसी में जो कि तत्व है। ठीक है, लिखा है कि घटनाओं की निरंतरता। सामाजिक घटनाओं का क्रम निरंतर बना रहकर मनुष्य को किसी न किसी परिणाम की ओर अवश्य ले जाता है। यानी कि सामाजिक की जो घटना है वो निरंतर बनी रहती हैं, ठीक है, चलती रहती हैं, तो मनुष्य को किसी न किसी परिणाम के और उसे अवश्य ले जाता है। और नेक्स्ट इसी में है लिखा है कि संबंधित घटनाएं। लिखा है कि सामाजिक प्रक्रिया के, ठीक है, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं की प्रकृति भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हुए भी घटनाओं में पारस्परिक संबंध नहीं टूटता है। याद रखिएगा, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर घटने वाली जो भी घटनाएं होती है वो प्राकृतिक भिन्न होती हैं। ठीक है, घटनाओं में पारस्परिक संबंध नहीं टूटता है बल्कि बना रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसी में लिखा है घटनाओं की पुनरावृत्ति। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया में यह आवश्यक नहीं है कि एक ही घटना हो, इसमें एक ही अधिक घटनाएं भी हो सकती हैं, और यह भी हो सकता है कि एक ही घटना कई बार घटित हो सकती हैं। तो ध्यान में रखिए, घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी कि पुनरावृत्ति यानी कि नहीं हुई, हुई भी, नहीं हुई भी, ये याद रखिएगा। सामाजिक प्रक्रिया आवश्यक नहीं है कि घटना हो भी, और इसमें एक जरूरी नहीं कि एक ही घटना हो, अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है, और कई बार भी हो सकती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा कि सहयोग के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो सहयोग जो होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए, समाज में सहयोग, मदद, ठीक है, के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो लिखा है कि सहयोग, ठीक है, कोऑपरेशन, और इसमें आंसर में लिखा है कि सहयोग एक सहभागी सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सहयोग सामाजिक जीवन का एक फल, ठीक है, मूलभूत आधार है। इसके अभाव में सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन, समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। याद रखिएगा, इसके अभाव में, ठीक है, जो आपको मैंने बताया कि सहयोग सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है, इसके अभाव में सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन,
समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, सहयोग के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यानी कि जब किसी के पास कोई भी चीज़ की कमी है, वो उसकी पूर्ति कर रहा है, वो उसकी मदद कर रहा है, तभी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और उसमें दोनों का भला है। यानी कि हम आज आपका सहयोग कर रहे हैं, कल आप हमारा करेंगे, ठीक है। तो वही बात हुई। लिखा है कि बिना सहयोग के देश तथा समाज उन्नत नहीं कर सकता। तो बिना सहयोग के देश तथा समाज उन्नत नहीं कर सकता। तो रही बात देश की, तो देश का मतलब ये हुआ कि जैसे कि देश को हम एग्जाम्पल के तौर पे रख लेते हैं कि समाज को हम, ठीक है, सहयोग का मतलब हुआ बहुत सारी चीज़ों से हुआ कि हम आपको किसी तरह से मदद कर रहे हैं, आप हमारी किसी तरह से मदद कर रहे हैं, जैसे कि हम सरकार को वोट देकर, ठीक है, उनकी मदद करते हैं या फिर सहयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा कर लीजिए, आप दूसरे लैंग्वेज में मत ले जाइएगा, मैं एक जो सहयोग की बात है उसकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसके बदले हमें क्या बहुत सारी चीज़ें जो भी है प्रोवाइड करती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर जो हमारे किसान भाइयों को जो भी उनको जो सेवाएं देती हैं उसके बारे में। हालांकि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप लोग मत सोचिएगा कि कुछ देते ही नहीं, ये नहीं देते, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। और समाज उन्नत नहीं कर सकता, यानी कि बिना एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो उस पर आधारित है, एक दूसरे पे आधारित है, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। और लिखा कि सहयोग को हम ठीक है, पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से देख सकते हैं। सहयोग के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन का कथन है कि यह है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न है, यानी कि कोशिश है या प्रयत्न है, यानी मैंने ट्राई किया, ठीक है। वही है सहयोग, दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने, याद रखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा कार्य करने या किसी समान, ठीक है, किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि कोई भी हमारा उद्देश्य हो सकता है कि इसको अचीव करना, प्राप्त करना, वो भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कार्य करना, उस चीज़ करने के लिए निरंतरता एवं सामूहिक प्रयत्न है एक प्रकार का, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका रहा सहयोग का अर्थ स्पष्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व बताइए। तो सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व क्या क्या है वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। लिखा है कि सामाजिक जीवन में सहयोग का महत्व, मानव के सामाजिक जीवन में सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। सहयोग के सामाजिक जीवन का, ठीक है, अस्थायी आधार है। सहयोग के अभाव से सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में, ठीक है, व्यक्त किया गया है, या फिर इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बिंदु के आलोक में देखा जा सकता है। नंबर एक ध्यान रखिएगा, नंबर एक है समाजीकरण एवं ठीक है, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक, ध्यान दीजिएगा, पहला महत्व जो है वो है सामाजिक एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक। दूसरा है सामूहिकता, हम की भावना तथा समूह कल्याण के लिए आवश्यक। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में महत्व, और नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति की स्थापना में सहयोग, और नेक्स्ट है बाधाओं का निराकरण, और नेक्स्ट है सामाजिक संरचना का आधार। तो ये जो रहे वो सामाजिक जीवन के, ठीक है, सहयोग के, मदद के, आप कह सकते हैं एक भाषा में, ये हैं महत्व, ठीक है, क्या क्या महत्व है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे, एक दो बार से तीन बार चार बार, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरी तरह आपको आंसर समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि 5 नंबर, लिखा है कि प्रतिस्पर्धा के स्वरूपों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। आंसर में आप लोगों को लिखना है कि ग्लीन, ठीक है, ग्लीन और ग्लीन की प्रतिस्पर्धा के 4 स्वरूप का उल्लेख निम्नवत किया है या फिर किया गया है। तो नंबर 1 है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक, ठीक है, कंपटीशन, और नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन फॉर स्टेटस। नेक्स्ट है प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, ठीक है, रेशियल कंपटीशन, ठीक है। और इसी में आंसर आप लोगों को मिलेगा, यानी कि आप लोगों के यहाँ देखा है प्रतिस्पर्धा के उपयुक्त 4 स्वरूप हैं, जो 4 स्वरूप आपने देखे, ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, ये 4 स्वरूप नीचे हैं। लिखा कि प्रतिस्पर्धा के चारों स्वरूप के अतिरिक्त आधुनिक युग में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पाई जाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का ही एक रूप माना जाता है। प्रतिस्पर्धा के कुछ अन्य स्वरूप निम्नलिखित हैं, जो पहला है जातीय प्रतिस्पर्धा, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय, चौथा है धार्मिक प्रतिस्पर्धा। तो ये कुछ रहे प्रतिस्पर्धा, जो कि आप लोगों को जानकारी इनकी होनी ज़रूरी है कि
जो प्रतिस्पर्धा है उसके क्या क्या रूप हैं, उसके क्या क्या स्वरूप हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे और ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, गिलिन गिलिन और गिलिन, ठीक, गिलिन और गिलिन ने स्पर्धा के 4 स्वरूप को उल्लेख किया है जो निम्नवत है आपके सामने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, लिखा है कि 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि संघर्ष के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो संघर्ष यानी कि आप लोगों को मालूम होगा कि हार्ड वर्क, ठीक है, परिश्रम, संघर्ष, मेहनत, तो सभी एक ही, ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बच्चे हैं। तो आप लोग थोड़ा मैंने बोल दिया, कोई उस तरह मत लीजिएगा। ठीक है, मुझे याद आ गया। तो लिखा है कि संघर्ष के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। लिखा है कि यह भी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का ही एक प्रकार है, एक मौलिक रूप में, ठीक है, असहगामी एवं सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया है। संघर्ष प्रत्येक समाज और काल में अधिक मात्रा पाया जाता है। सामाजिक संबंधों में भी संघर्ष हमेशा मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति या समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी व्यक्ति को हानि पहुंचाने, नष्ट करने, उसके हितों को चोट पहुंचाने या प्रयत्न करता है तो इसे संघर्ष कहते हैं। याद रखिएगा, संघर्ष कई तरीके के होते हैं, सब अलग अलग वे में आप लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट ये बताया जा रहा है कि सामाजिक संबंध में, ठीक है, सामाजिक संबंध में भी संघर्ष हमेशा मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, जब कोई इंसान या समूह या फिर कई ग्रुपों के अ कलेक्शन ऑफ मैन इज कॉल्ड समूह, ठीक है, वो अलग अलग वे में हो सकते हैं, वो चाहे इंसान को ले लीजिए या फिर किसी और चीज़ को ले लीजिए। ठीक है, तो वो समूह हो गया। लिखा है कि व्यक्ति या समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि कोई भी उसका लक्ष्य हो, जैसे कि हमारा लक्ष्य हो IAS बीट करना या फिर हम होगा किसी क्रिमिनल को मारना, तो सभी अलग अलग, ठीक है, लक्ष्य हो गए किसी को प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी व्यक्ति को हानि पहुँचाने, नष्ट करने, यानी कि कोई विरोधी व्यक्ति है या फिर क्रिमिनल है, उसको हानि पहुँचाने, यानी कि उसको पूरी तरह उसको हानि पहुँचानी, ठीक है, क्षतिग्रस्त करना। और नेक्स्ट है, इसी में आपको मिल जाएगा नष्ट करना, यानी कि उसको हटा ही देना, उसके हितों को चोट पहुंचाना, या उसकी जो बातें हैं या फिर उसके जो मन में चल रहा है, या वो ट्राई कर रहा है, उसके हितों को चोट पहुंचाने का प्रयत्न, यानी कि प्रयत्न करना ही, मतलब कि कंप्लीट नहीं करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना करता है, तो इसे संघर्ष कहते हैं। संघर्ष में शक्ति, हिंसा तथा प्रतिकार का सहारा लिया जाता है। शक्ति का, हिंसा का, प्रतिकार का सहारा लिया जाता है। सामाजिक संघर्ष में ये, ठीक है, में वे सभी कार्यकलाप सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। संघर्ष को परिभाषित करते हुए, ठीक है, AW ग्रीन का कहना है कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोधी प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के लिए विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोधी प्रतिकार, ध्यान दीजिएगा, विरोधी प्रतिकार या बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक रोकने के विचार को, ठीक है, विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट इसी में आप लोगों को मिल जाएगा संघर्ष और स्पर्धा के कोई 4 अंतर बताइए। तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है आपको मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है कि संघर्ष एक व्यक्त और चेतन सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा एक अव्यक्त अचेतन सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा है कि संघर्ष उत्पादन में बाधा डालने वाली प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, संघर्ष उत्पादन में बाधा डालने वाली प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा उत्पादन में वृद्धि करने वाली प्रक्रिया, यानी एक है जो, ठीक है, बाधा उत्पन्न करती है और एक है जो वृद्धि उत्पन्न करती है। और लिखा है संघर्ष, नेक्स्ट है, संघर्ष एक अनियमित प्रक्रिया है। संघर्ष दीर्घकाल तक नहीं चल सकता, यानी कि जो संघर्ष है एक नियत, ठीक है, अनियमित प्रक्रिया है। संघर्ष एक अनियमित प्रक्रिया है, संघर्ष दीर्घकाल तक नहीं चल सकता, जबकि प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका अस्तित्व समाज में आदिकाल से रहा है। नेक्स्ट है इसमें, संघर्ष के लिए समानता आवश्यक नहीं है, जबकि अच्छी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतियोगियों के बीच समानता का होना आवश्यक है। तो ये रहे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच मुख्य अंतर। 4 अंतर हैं जो कि आप लोगों को वैसे ही याद हो गए होंगे, नहीं भी होंगे तो एक बार 2 बार देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, लिखा है कि प्रतिस्पर्धा के प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो आप लोगों को लिख देना है कि प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित विशेषताएं जो आपके सामने निम्नवत है। नंबर 1 हो जाएगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह का होना। दूसरा है तीसरे पक्ष का होना अनिवार्य। और नेक्स्ट है अचेतन प्रक्रिया। नेक्स्ट है
अवैयक्ति, ठीक है, अवैयक्ति अवैयक्तिक, ठीक है, अवैयक्तिक प्रक्रिया, नेक्स्ट है अनवरत प्रक्रिया, नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रक्रिया और नेक्स्ट है अहिंसात्मक साधन। तो ये रही जो प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषताएं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, लिखा है कि सात्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो सात्वीकरण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में आप लोगों को भी समझ जाएंगे क्या है। लिखा है कि आत्म सात या सात्वीकरण से तात्पर्य आसमान व्यक्तियों अथवा समूह का स्वार्थों एवं दृष्टिकोणों में एक होने से है। जब परस्पर विरोधी प्रकृति एवं विचार लिए हुए विभिन्न सामाजिक समूह तथा लोगों विभिन्न सामाजिक समूह तथा लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें आत्मसात या सात्वीकरण की प्रवृत्ति काम करने लगती है। जब विभिन्न विचारों, विश्वासों अथवा संस्कृतियों को लेकर लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो तो दो प्रकार की स्थिति हो सकती हैं। प्रथम विभिन्न विचार वाले व्यक्ति अलग अलग अपने सत्ता को बनाए रखकर एक समाज में सामूहिक रूप से जीवित रहते हैं। दूसरे जैसे कि लिखा है कि जैसे तुर्क, अफगान या मुगल भारतवर्ष में आए और यहाँ शासन किया। एग्जाम्पल समझ में आ गया। चाहते हुए भी इस्लाम धर्म हिंदू धर्म को आत्मसात नहीं कर सका और दोनों धर्मों का अलग अलग अस्तित्व बना रहा। दूसरी स्थिति वह हो सकती है जब विभिन्न विचारों वाले व्यक्ति एकीभूत होकर उसी विचार को लेकर चलते हैं तो अधिक प्रभावशाली होता है। भारत में शक, यमन, कुषाण आदि प्रजातियां विजेता के रूप में आई हैं, लेकिन उन्होंने यहां आकर हिंदू संस्कृति में अपने को आत्मसात कर दिया और इस प्रकार आर्यों के समाज में उनका सात्विकरण हुआ। तो कुल मिला के ये रहा सात्विकरण का मतलब, या फिर आप कह सकते हैं तात्पर्य। इससे क्या अर्थ है या इसका क्या मतलब है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, हो सकता है मैं सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाए, बाद में पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आज की इस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी लाइक करेगा, कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव बेशक कमेंट में पूछे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।